Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Naeem Saqib, Subject Specialist Biology at DPS and College Sahiba. I welcome to all students in online DPS classes. Let's start our today's topic. Dear students, today we are going to discuss about reproduction in animals. आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स लाइक पार्थिनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल करैक्टर और फीचर है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें जानदार जो हैं अपनी तरह के नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन के बगैर स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है या उसका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं. एक इंडिविजुअल जो है अगर वो रिप्रोडक्शन ना भी करे तो वो सरवाइव कर सकता है. स्पीशीज के लिए ज़रूरी है कि वो रिप्रोड्यूस हों और अपनी तरह के नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें. एनिमल्स लाइक प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बोथ asexually as well as sexually. एनिमल्स प्लांट की तरह सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये एनिमल्स के अंदर इतना कॉमन नहीं होता जितना प्लांट्स के अंदर ये कॉमन होता है. उसकी वजह ये है कि एनिमल्स की बॉडीज़ जो हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखी जाती है. हायर एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनकी टाइप्स टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग, बाइनरी फिशन, पार्थिनोजेनेसिस और बर्डिंग. What is parthenogenesis? That is very important short question. अब हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग का फर्टिलाइज हुए बगैर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है. आम कॉमनली हम देखते हैं कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे एग जो है ये स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होता, फ्यूजन के बगैर ही अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं. आज हम हनी बीज को एज एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए. इन द हनी बीज मेल्स आर ड्रोन्स. मेल्स का जो दूसरा नाम है हनी बी के अंदर ड्रोन भी मेल को कहते हैं. ये डेवलप होते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स. यहाँ आपने ये बात जहन में रखनी है, अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा लें कि जितने एग अनफर्टिलाइज्ड होंगे उनसे जितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सभी मेल्स होंगे, उन्हें ड्रोन भी कहते हैं. इन हनी बी मेल्स आर हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस. जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मेल्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड एग से बनते हैं और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है. यही वजह है कि जब ये फर्दर स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है.
अब हम एक स्केच देखते हैं और इस स्केच की मदद से पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि यहाँ पे मेल बी आपको हैप्लॉइड नजर आ रहे हैं और ऊपर माइटोसिस मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि जो स्पर्म मेल गैमेट्स ये बनाते हैं ये माइटोसिस के थ्रू बनाते हैं और जो क्वीन बीज होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और इनसे हैप्लॉइड एग्स बनते हैं। इन्हें हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी ज्यादा टेंशन देनी है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे एग और स्पर्म जो है ये फ्यूज हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। इनसे आगे जो है वो फीमेल वर्कर या फिर फीमेल क्वीन बी बनती है। जो फीमेल लार्वा जो है वो फीडिंग करेगा हनी के ऊपर, वो स्टेराइल फीमेल वर्कर में तब्दील हो जाएंगे या उनसे बन जाएंगे। और जो फीमेल लार्वा जो है रॉयल जेली को फीडिंग के तौर पर लेता है, उनसे क्वीन बी बनती हैं और ये क्वीन जो बी होती हैं ये फर्टाइल होती हैं। वर्कर जितनी फीमेल बीज होंगी ये सारे की सारी स्टेराइल होती हैं, ये अनएबल होती हैं फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, while the queen bees are fertile and produce further female gametes। और सेकंड आप देखें जहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ और हैप्लॉइड एग जो है ये कन्वर्ट हुआ है मेल ड्रोन्स के अंदर। यहाँ पे ये हैप्लॉइड ड्रोन्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सिंगल एन लिखा हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो हाफ होती है और ये हैप्लॉइड मेल ड्रोन होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग से। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, इनसे मेल ड्रोन बनते हैं। अब मेल ड्रोन का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं? जस्ट ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम स्पर्म की प्रोडक्शन है। क्वीन बीज जो होती हैं ये फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस करती हैं। ड्रोन जब मेल गैमेट्स स्पर्म जो है ये प्रोड्यूस करते हैं तो ये मैच्योर हो चुके होते हैं। क्वीन बी जब मैच्योर होती है तो ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेती है। अब मेल ड्रोन जिसने मीट की थी इसको क्वीन बी जो है वो पुश करती है और ये मेल ड्रोन जो है वो डेड हो जाता है। इसी तरह जो बाकी मेल ड्रोन होते हैं उनका रोल भी खत्म हो जाता है और वो भी डेड हो जाते हैं। अब क्वीन जो बी है ये अपने अंदर स्पर्म्स को पाउच में स्टोर कर लेती है और इसने डिसाइड करना होता है कि कौन से एग्स को इसने फर्टिलाइज करवाना है, कौन से एग को फर्टिलाइज नहीं करवाना। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 से 7 साल होता है। 5 to 7 ईयर जो है ये छत्ते के अंदर जो हनी का होता है उसके अंदर ये क्वीन बी राज करती है। और जो स्टेराइल फीमेल वर्कर्स होती हैं ये वर्क करती हैं, फीडिंग प्रोवाइड करती हैं। जो फीमेल लार्वा है हनी और रॉयल जेली, जो फीमेल लार्वा रॉयल जेली को बतौर फीडिंग के तौर पे यूज करेगा वो क्वीन बी बनेगा और जो हनी के ऊपर फीडिंग करता है फीमेल लार्वा उनसे क्या बनती हैं? स्टेराइल फीमेल वर्कर बनती है। व्हाट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस? 2 टाइप्स है पार्थिनोजेनेसिस की। एक टाइप हैप्लॉइड है, दूसरी जो है वो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। द क्वीन बी carry male gametes from the male has the ability to lay eggs that have not been fertilized। क्वीन बी जो है ये मेल गैमेट्स को कैरी करती है, अभी हमने डायग्राम के अंदर जो है इसको डिस्कस किया। और दूसरा काम क्या है इसका? एग्स को ले डाउन करना। एग्स ले डाउन करती है और उसके बाद ये डिसाइड करेगी किसको फर्टिलाइज करवाना है एग को, किसको नहीं करवाना। The sperm she receives from a drone bee are stored in a pouch closed off by a septum। ये फीमेल जो है ये रिसीव करती है स्पर्म्स को और पाउच में जो है उन्हें स्टोर कर लेती है। The eggs may be fertilized or may not be fertilized from the stored sperms। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The haploid egg develop into haploid offspring। It is called haploid parthenogenesis। इसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। मेल ड्रोन है, जितने हैप्लॉइड एग से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी मेल कहलाते हैं और उन्हें ड्रोन भी कहते हैं। और ये एग्जाम्पल किसकी है? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की है। सेकंड, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इन सम केसेस
Like in efforts, diploid parthenogenesis may occur in which the egg producing cells of the female undergo a modified form of meiosis involving total non-disjunction of chromosomes. ये बात आपने समझनी है कि डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस जो है ये एक मियोसिस की मॉडिफाइड फॉर्म है। आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर मियोसिस को पढ़ चुके हैं कि मियोसिस के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अगले मरहले में इन्होंने एक दूसरे से सेपरेट होना होता है, हैप्लॉइड होने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टोटली नॉन डिसजंक्शन होती है, ये एक दूसरे से अलहदा हुए बगैर एक साइड पे ये सारे चले जाते हैं सभी, और जब ये सारे एक ही साइड पे चले जाएंगे तो वो डिप्लॉयड ही हो जाएंगे। इसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अगर ये इक्वली डिवाइड होंगे तो उस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहते हैं। अगर ये इक्वली डिवाइड नहीं होते तो ये प्रोसेस नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। दे रिटेन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग डिप्लॉयड डेवलप्स इनटू यंग फीमेल्स। याद रहे कि जहां लफ्ज डिप्लॉयड का आएगा उससे फीमेल बनेगी, जहां लफ्ज हैप्लॉयड का आता है वर्ड उससे मेल बनते हैं। पीछे भी हमने देखा था कि एग जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमने स्टडी किया। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उनसे क्वीन बी बनती हैं और स्टेराइल फीमेल वर्कर्स बनती हैं। यहाँ पे जब ये एग डेवलप होता है, लेकिन ये एग डिप्लॉयड फॉर्म में डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन हो रही है। इनसे बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यंग फीमेल्स होंगे। Parthenogenesis has the advantage of accelerating the normal reproductive rate. Parthenogenesis जो है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस होता है या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है ये स्पीड अप हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। नाउ वी डिस्कस अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं और कल्चरिंग का मतलब होता है इन टिश्यूज को या सेल्स को ग्रो करवाना एक स्पेशल मीडियम के अंदर। इसमें हम प्लांट से कुछ सेल्स जो हैं वो आइसोलेट करते हैं और एक पर्टिकुलर मीडियम में प्लेस करके वहां पे उनकी ग्रोथ करवाते हैं और उनसे एक नया पूरा प्लांट बन जाता है। इसे टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। देन क्लोनिंग मीन्स दैट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम डिजायर जो हमारा एनिमल होता है उसके हम क्लोन बनाते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं जी टिश्यू कल्चरिंग को। इन टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक एंड प्लांट्स कैम्बियम टिश्यूज एक्साइज्ड। कैम्बियम टिश्यूज को एक्साइज किया जाता है, कैम्बियम टिश्यूज को आइसोलेट किया जाता है। एक्साइज का मतलब होता है लेना, आइसोलेट करना। अब यहाँ पे कैम्बियम टिश्यूज को ही क्यों आइसोलेट किया जाता है? क्योंकि इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लाइक इनके अंदर सेल जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। यही वजह है कि हम कैम्बियम से सेल्स को आइसोलेट करते हैं और इनको स्टिमुलेट करने के लिए इनकी डिवीजन को हम न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनिन्स और इंडोल एसिटिक एसिड को एक मीडियम की शक्ल में इन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी जो डिवीजन है वो स्टिमुलेट हो सके, बढ़ सके। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट है और इस प्लांट से कुछ सेल्स जो है वो रूट से जो है वो आइसोलेट किए गए हैं, वाश, कैरेट, टैप रूट, और देन ऑनवर्ड इनको एक मीडियम के अंदर प्लेस किया गया है। 3 to 4 पीसेज इनके बनाए गए हैं लेट्स, और इसके बाद जो है इसको एक स्पेशल मीडियम में प्लेस करने के बाद ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कैलस बना है। कैलस मीन अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। आफ्टर 4 to जो है वो 6 वीक कैलस बनने के बाद जब ये कैलस प्रॉपर बन जाता है तो फिर इन्हें फर्दर जो है एक और मीडियम के अंदर प्लेस किया जाता है। वहां पे ये 4 to 8 वीक फर्दर इनकी डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे कैलस के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल थे, लेकिन अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं इन्होंने फैसला करना होता है कि अब हमने क्या करना है। जब इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है तो देन फिर इनसे आगे एक प्लांट बनेगा।
These cells show continuous growth and differentiate into new plant. पहले कैलस बना, अनडिफरेंशिएशन हुई, फिर डिफरेंशिएशन होनी है अनडिफरेंशिएशन के बाद, और ये प्लांट जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट्स। वो प्लांट जिसकी कैम्बियम या जहां से हमने टिश्यूज को आइसोलेट किया था, नया बनने वाला प्लांट 100% उसकी कॉपी होगा। The tissue culture is now widely used for the rapid propagation of desired varieties or for the varieties of difficult to propagate by cutting। याद रहे कि टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस हम वहां भी अप्लाई करते हैं उन प्लांट्स के ऊपर जो प्रोपिगेट कटिंग से नहीं होते या ग्राफ्टिंग जिनकी पॉसिबल नहीं है, उनके सेल्स लेके हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं और उनसे भी न्यू प्लांट्स जो है वो बनाते हैं। प्रोपिगेट मींस फैलाव को कहते हैं। सिमिलर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द टिश्यू कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स। ऐसी ही टेक्निक्स हम जो है वो एनिमल सेल्स की कल्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ एक और डायग्राम दिखाई गई है, इसके अंदर भी सेम टिश्यू कल्चरिंग प्रोसेस को जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस जो है दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ asexual reproduction that occur in lowering plants. One form of parthenogenesis is called apomixis. In this, a diploid cell of the ovule, either from the nucleus or megaspore, develops into functional embryo in the absence of male gamete, and the rest of ovule develops into seed and the ovary develop into fruit. यहाँ पे आप दो डायग्राम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली डायग्राम में एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें मेगास्पोर जो मदर सेल्स होते हैं ये मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड होते हैं और ऑनवर्ड इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और ये आगे आपको एक कंप्लीट प्रोसेस नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप एपोमिक्सिस के अंदर देखें, एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट मियोसिस। ये देखेंगे डिप्लॉयड ही रहता है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ मियोसिस होती और यहाँ ये हैप्लॉयड होता, लेकिन यहाँ मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ और ये डिप्लॉयड मेगास्पोर जो मदर सेल होता है ये फर्दर आगे फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमेट, डेफिनेटली बात है कि जब ये डिप्लॉयड है तो इसे जरूरत नहीं है, लिहाजा ये फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइप को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एक और तरह से भी एपोमिक्सिस का प्रोसेस हो सकता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके बाहर न्यूक्लियस टिश्यूज होती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं। यहाँ से कुछ सेल जो होते हैं ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके क्या बनाते हैं, स्मॉल एम्ब्रियो बना देते हैं। ये नंबर ऑफ स्मॉल जो एम्ब्रियो होते हैं ये फर्दर फंक्शनल जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स जो होते हैं वो एंटर हुए थे एम्ब्रियो सैक के अंदर और फंक्शनल एम्ब्रियो में ये कन्वर्ट हो गए हैं। That is also a condition of apomixis in plants. Now we discuss cloning. Organism produced from a single cell by a subculturing are called clone. एक ही ऑर्गेनिज्म की हम 100,000 जो कॉपीज बनाएंगे वो सारे 100 और जो 1000 कॉपीज होती हैं वो क्लोन कहलाती हैं। सिमिलर, एक दूसरे की वो कॉपीज होती हैं। एंड आल्सो सिमिलर विद द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम the tissues or particular cells are isolated for cloning purpose. In animals and especially among the vertebrates, a nucleus from the somatic cell is removed and introduced into an egg cell whose own nucleus has been destroyed by ultraviolet radiation. The egg with transplanted diploid somatic cell nucleus develops into an organism genetically identical to the parent who has contributed the nucleus. ये आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं
कि जिस एनिमल्स की हमने क्लोनिंग करनी है उसके अंदर से हम सोमैटिक सेल लेते हैं, देन सोमैटिक सेल के अंदर से हमने न्यूक्लियस को रिमूव करना होता है, और जो सेकंड एनिमल है वहां से हमने फीमेल से एग को आइसोलेट करना होता है और एग के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर देना होता है। अब जो पहला एनिमल जहां से हमने सोमैटिक सेल लिया था उसका न्यूक्लियस को हमने एग के अंदर प्लेस कर देना है। देन ये जो एग होता है इसको दोबारा फीमेल की यूट्रस में प्लेस करेंगे और फर्दर पूरा प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसी तरह चलता है जैसे नॉर्मल रूटीन में चलता है। तो इससे फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा और ये ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट हु हैज कंट्रीब्यूटेड द न्यूक्लियस। याद रहे कि ये न्यूक्लियस हमने सोमैटिक सेल से लिया था, डोनर की ये कॉपी बन जाएगी। अब हम इस क्लोनिंग प्रोसेस को एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एक डॉली शीप नजर आ रही है। इसकी हिस्ट्री आप जानते हैं कि सबसे पहले जो डॉली शीप है ये 4 जुलाई 1996 में इसको क्लोन किया गया था, और जिन्होंने क्लोन किया था उनके मुताबिक इसकी जो एज है वो 11 से 12 साल होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 14 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द लंग कैंसर। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से इसको देख सकते हैं कि शीप नंबर 1 से हमने एडल्ट ऑर्डर सेल्स लिए हैं। ऑर्डर सेल्स मींस क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सेकंड शीप आप देख रहे हैं कि हमने इससे क्या लिया है, मैच्योर ओवम लिया है, और ओवम के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसे ही हमने ये शीप नंबर 1 में भी किया कि न्यूक्लियस को हमने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। अब हमने क्या करना है कि ये जो डोनर है इसके न्यूक्लियस को हमने एग के अंदर प्लेस कर देना है। देन इसको दोबारा से शीप नंबर जो 3 है इसकी यूट्रस में प्लेस करना है। पूरा प्रोसेस चलने के बाद जब बर्थ होगी तो जो शीप नंबर 1 है उसका ये क्लोन जो है वो बनता हुआ हमें नजर आ गया है। that is similar to sheep number 1। क्यों शीप नंबर 1 के साथ ये सिमिलर है ये आप लोग बताएंगे। क्या रीजन है इसकी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो शीप नंबर 1 का यहाँ पे यूज हुआ है। न्यूक्लियस हमने जो रिमूव किया है ये शीप नंबर 1 का है, दैट इज अ डोनर, सो दैट्स व्हाई इसकी पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पे हमें नजर आ रही। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग? The cloning of desirable animals such as prize bulls, race horses might be as useful as cloning of useful varieties of plants। कई सारी हमारी डिजायर्स हो सकती हैं, अच्छी जनरेशंस के एनिमल्स जो ज़्यादा बेहतर मिल्क देते हैं या जिनका आप कह लें कि जो खूबसूरत होते हैं, या जो बुल्स जो है वो आप कह लें कि रेस में यूज़ करते हैं या फाइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर रेस हॉर्सेस को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। इसी तरह बेहतर जो प्लांट्स की वैरायटीज हैं जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हैं, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होती हैं, या जिनकी यील्डिंग बहुत बेहतर होती है, इनकी हम क्लोनिंग कर सकते हैं। Theoretically, any number of genetically identical copies of same man or woman might be made। याद है कि ये थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं कि हम मैन और वोमेन को भी जेनेटिकली तौर पर आइडेंटिकल कॉपीज जो हैं वो इनकी मैन और वोमेन की भी बना सकते हैं। थियोरेटिकली हमने बात की है, प्रैक्टिकली नहीं कहा गया। द यूज ऑफ क्लोन cells allows the quantitative study of action of hormones, drugs and antibodies to be made on cells। अब इनका फायदा क्या होता है कि जो हमने क्लोन किए हैं सेल्स, इनके ऊपर हम डिफरेंट जो है वो हार्मोन्स, ड्रग्स और एंटीबायोटिक के जो असरात होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। या आप यूं कह लें कि ये जो क्लोन सेल्स होते हैं इन्हें बतौर हम प्रैक्टिकल के तौर पर यूज करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ ये प्रैक्टिकल हैं। इनके ऊपर हम डिफरेंट हार्मोन्स को अप्लाई करते हैं और उनके एक्शंस को देखते हैं कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं इन सेल्स के ऊपर। लाइक ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज आर आल्सो यूज्ड ऑन द क्लोन सेल्स।
Such a technique is a useful substitute for investigating the effect of drugs, cosmetic and pharmaceutical products on the animal cells without exposing laboratory animal to these chemicals. पहले तो ये होता था कि हम एनिमल्स को लेते, उसकी डाइसेक्शन करते, रिलेटेड सेल्स को आइसोलेट करते, फिर उनके ऊपर हम ड्रग्स को अप्लाई करते, हार्मोन्स को अप्लाई करते, डिफरेंट नई बनने वाली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती हैं उनको अप्लाई करते और उनके फिर हम असरात देखते थे। लेकिन अब यह है कि एनिमल्स को बार बार लेबोरेटरी के अंदर एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं रही। उसकी ये वजह है कि एक ही दफ़ा एनिमल्स के सेल्स को लिया जाता है और उनके कई सारे क्लोन बना के फिर रख लेते हैं हम, और उनको फिर हम यूज़ करते रहते हैं प्रैक्टिकल जो है वो या एक्सपेरिमेंटल जो है वे में उनको बार बार जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। एडवांटेजेस के साथ इसकी कुछ क्लोनिंग के डिसएडवांटेज भी हैं। However, the application of the technique to humans would be open to a serious moral questions. इंसान जो है ह्यूमन बीइंग है जिसे अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसकी वो कहते हैं कि जो क्लोनिंग है वो गैर इखलाकी है। क्लोनिंग हैज द एडवांटेज दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग बिहेव सिमिलरली, ये इसका एडवांटेज आ गया। साथ ही वो कहते हैं कि इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। कैसे? If an environmental hazard develop like an outbreak of disease, non-resistant strains variety को कहते हैं, are present to lessen the impact. क्लोन हम कई बना लेते हैं, कई सारी कॉपीज बना लेते हैं जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन एक उनका बड़ा आप कह लेंगे डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी एपिडेमिक डिजीज आ जाती है, इन्वायरमेंट में कोई ऐसी डिजीज आ जाए जो एक प्लांट के ऊपर उसको इफेक्ट करे तो वो डेड हो जाए, तो डेफिनेटली बात है कि वो उस स्ट्रेन्स की जितनी वैरायटीज होंगी वो सारी की सारी डेड हो जाएंगी। और आल्सो आर ऑल इफेक्टेड बाय सेम डिजीज, क्योंकि उनके अंदर वैरायटी नहीं होती, उनके अंदर डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस नहीं होती, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है। अगर एक डेड होता है तो जितने प्लांट होंगे जो हमने क्लोन किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डेड हो जाएंगे। Also the degree to which environment influences clone development is not fully known, and any clone cell would have to go through all the phases of development once again, including embryo, fetus, baby and then on childhood. In case of human beings, जब हम किसी एनिमल की क्लोनिंग करते हैं तो पीछे हमने ये प्रोसेस डिस्कस कर लिया है कि सोमैटिक सेल से हम न्यूक्लियस लेते हैं, देन ऑनवर्ड उसे प्लेस करते हैं एग के अंदर, और वो एग जो है वो दोबारा से जो है यूट्रस में प्लेस किया जाता है। तो ये प्रोसेसेस सारे सेम होते हैं उसके अंदर, एम्ब्रियो बनना, फीटस का बनना, देन बेबी कंप्लीट का बनना, फिर उसकी बर्थ होना। तो ये सारा प्रोसेस उसी तरह होता है जैसे नॉर्मल होता है। पहले जो बात की गई है वो ये है कि इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस हैं क्लोन की डेवलपमेंट के ऊपर, अभी तक इनका हमें मुकम्मल तौर पर आइडिया नहीं है कि ये कैसे क्लोन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। देखें कि एक पर्सन जिसकी 90 ईयर एज है, एक 90 साला 90 एज रखने वाला पर्सन, उसकी हम क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग तो हो जाएगी, लेकिन अब वो जो क्लोन होगा 90 इयर्स पर्सन का, वो उसकी एज जो है वो आप कह लेंगे 90 इयर्स तो नहीं होगी, वो तो चाइल्डहुड में होगा। अब उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल असरात हैं वो कैसे उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, अभी तक इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक शख्स जिसने 90 साल अपनी उम्र जो है वो गुजार ली है, और वो 90 ईयर जो पहला इन्वायरमेंट था वो कैसा था, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं थी। अगर आज के इन्वायरमेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं, इतनी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं थी, इतना ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन नहीं थी। क्लियर? तो इन्वायरमेंट जिसमें उसने 90 साला बंदे ने अपना चाइल्डहुड गुजारा था, अब उसका जो क्लोन है वो चाइल्डहुड गुजारा है आफ्टर 90 ईयर्स एक नए इन्वायरमेंट के अंदर। उसके ऊपर माहौल के क्या इफेक्ट्स हैं अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। What are identical twins?
In higher vertebrates, including man, zygote after fertilization undergoes cleavage, cell division by mitosis. Identical twins का आपने नाम सुन रखा है। इसमें यह होता है कि जाइगोट बनने के बाद इसकी क्लीवेज होती है और इससे दो ब्लास्टोमर्स बनते हैं। अब ये फर्दर डिवाइड हुए बगैर ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ये एम्ब्रियो बना लेते हैं और हम दो एम्ब्रियो से बनने वाले दो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। व्हेन एम्ब्रियो इज एट टू सेल स्टेज, the two blastomers instead of remaining together may separate and behave as a two independent zygotes, each giving rise to a new individual. Both the organisms are the product of mitosis, thus they have identical genetic makeup and are called identical twins. They are produced mitotically. ये प्रोसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले हमने इसको डिस्कस भी किया है कि इसके अंदर जो बनने वाला जाइगोट है, जब ये दो सेल स्टेज के ऊपर होता है तो उसे हम दो ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ये जो दो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ये आगे इंडिपेंडेंटली तौर पर क्या करते हैं, दो नए इंडिविजुअल बना देते हैं और ये दो नए जो बनने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं ये माइटोसिस के थ्रू बने हैं। यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस तो नहीं हुआ, मियोसिस तो ऑलरेडी हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट माइटोसिस के थ्रू आगे दो सेल बनाता है जिन्हें ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ये दो ब्लास्टोमेयर जो बने हैं ये माइटोसिस के थ्रू बने हैं फ्रॉम द जाइगोट और ये दो जो ब्लास्टोमेयर्स हैं उनसे आगे दो इंडिविजुअल बनेंगे और ये आगे माइटोसिस होती जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल्स होते हैं, इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक तरफ हमें मोनोजाइगोटिक कंडीशन नजर आ रही है, दूसरी तरफ हमें डाइजाइगोटिक कंडीशन नजर आ रही है। मोनोजाइगोटिक कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही जाइगोट से ये दो बनने वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये दो नए बनने वाले ऑफस्प्रिंग है एक जाइगोट से, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जाइगोट इनका स्प्लिट हुआ। देखें डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म और एग की फ्यूजन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट जो है जब ये डिवाइड हुआ दो सेल स्टेज के ऊपर दो ब्लास्टोमेयर्स बने तो इनसे आगे दो जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है वो हमें ऑफस्प्रिंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बोथ आर सिमिलर विद ईच अदर। याद रहे कि ये एक ही प्लेसेंटा जो है वो शेयर करेंगे, एक ही पाउच के अंदर होंगे, एक ही प्लेसेंटा जो है उसको ये दोनों शेयर करते हैं। इस कंडीशन को हम मोनोजाइगोटिक कंडीशन कहते हैं। अगर हम डाइजाइगोटिक कंडीशन को डिस्कस करें तो इसके अंदर अलग अलग दो ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं। वैसे तो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो कॉमनली एक ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज होता है और सेकंड मंथ जो है वो दूसरी जो सेकंड ओवरी होती है उससे एग रिलीज होता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि दोनों ओवरी से जो है वो एग रिलीज हो जाते हैं और दोनों जो एग्स होते हैं वो सेपरेटली फर्टिलाइज्ड होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये दो सेल स्टेज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इनसे बनने वाले जो दो नए इंडिविजुअल हैं ये क्या है, ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं और ये हो सकता है कि ये जो स्पर्म है एग के साथ मिल रहा है यहाँ पे ये मेल बेबी बन जाए, हो सकता है ये वाला जो है ये फीमेल बेबी बन जाए, हो सकता है दोनों मेल बन जाएं, हो सकता है दोनों फीमेल बन जाएं, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये प्लेसेंटा जो है ये अपना अपना जो है ये यूज कर रहे हैं। ये प्लेसेंटा शेयर नहीं कर रहे, इनका अपना प्लेसेंटा है विद मदर जो उनकी टिश्यूज के साथ ये डेवलप हुआ है। सेकंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अलग अलग पाउच में है, सेपरेटली जो है ये पाउच जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। इधर पाउच हमें जो है वो एक ही नजर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट पाउच नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही प्लेसेंटा है, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लेसेंटा है। ये जेनेटिकली एक जैसे होंगे, यानी कि अगर मेल हैं तो दोनों मेल होंगे, दोनों फीमेल हो सकती हैं ये एक ही पाउच के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मेल भी हो सकती हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। इस कंडीशन को डाइजाइगोटिक कंडीशन कहते हैं। व्हाट आर फ्रेटर्नल ट्विंस? In some cases, more than one egg is produced by the female and all these eggs are independently fertilized forming two or more zygote. अभी हमने ये डाइजाइगोटिक कंडीशन को डिस्कस किया है, सेम यही है।
These zygotes develop into new offspring but with different genetic combination. Such are twins are triplet are called fraternal twins are triplets. और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं. अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये जाइगोट है और ये जेनेटिकली आपको ये नजर आ रहे हैं कि ये क्या है, ये सेम है. ठीक है, एक ही ये जो जाइगोट है, एक ही जाइगोट से आगे ये डिवाइड होके जब ये 2 सेल स्टेज पे था तो इससे ये 2 आगे जो है वो एम्ब्रियो से इंडिविजुअल्स बने हैं. और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट नजर आ रहे हैं. यहाँ पे अलग अलग जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रही है. यहाँ पे 2 ओवम है, वहां पे सिंगल ओवम सिंगल स्पर्म, 2 ओवम 2 जो है यहाँ पे जो है वो स्पर्म्स जो है वो एक अलग अलग फर्टिलाइज कर रहे हैं. तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. पाउच भी इनके आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, प्लेसेंटा भी ये शेयर नहीं करते, तो इन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं. इसके बाद आपने ये भी याद रखना है, ये वाला जो प्रोसेस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये आइडेंटिकल ट्विंस बनने का जो प्रोसेस है, इसमें आपको ये याद रहे कि ये अगर 8 डेज से पहले पहले ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये इनकी सेपरेशन होगी और जब बर्थ होती है तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. अगर ये लेट हो जाएं, आफ्टर प्रेगनेंसी के 8 डेज के बाद इनकी सेपरेशन होती है, तो फिर आपने ये वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, न्यूज़पेपर पे भी आप देखते हैं कि बच्चों के जो हेड होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, या उनकी जो बॉडीज के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. उन्हें हम कंजाइंड ट्विंस कहेंगे, या जॉइंट हेडेड, या जॉइंट जो है वो बॉडी उनकी जो होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है. तो ये कंडीशन तब होती है जब प्रेगनेंसी के 8 डेज के बाद इनकी जो है वो सेपरेशन हो. जैसे ये सेपरेशन हो रही है, अगर ये सेपरेशन आफ्टर 8 डेज होती है तो फिर उनके बॉडी के कोई ना कोई पार्ट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है. नाउ वी डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जानते हैं कि इससे वेरिएशंस आती हैं, बेहतर नई वैरायटीज बनती हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. It is thought that a sexual method of reproduction is a primitive form of reproduction. Primitive means क्या है? Old than the sexual reproduction. At a later stage, a mechanism have evolved leading to the production and union of gametes. Varieties बनाने के लिए नेचर में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया नेचर ने, और इसमें 2 अलग अलग जो है वो गैमेट्स बने और उनकी फ्यूजन हुई और उनसे आगे जाइगोट बना और उनसे इंडिविजुअल जो बना उसके अंदर वेरिएशंस थी. मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइप्स ऑफ गैमेट्स फ्रॉम आइडेंटिकल गैमेट्स. आइडेंटिकल गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं टू द हेटेरोगैमेटिक स्टेज ऑफ द मोटाइल मेल गैमेट. पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था. जब लाइफ स्टार्ट हुई है, इसकी ओरिजिनेशन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब लाइफ बढ़ती गई नेचर के अंदर, तो नेचर ने ये सिलेक्शन की कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, नई वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो फिर क्या हुआ कि इसमें 2 डिफरेंट जो है वो गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट्स. पहले जो गैमेट मेल और फीमेल बने थे ओरिजिन में आप कह सकते हैं या आगाज में, वो आइसोगैमेट थे. लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ जो है वो चेंजेस आती गई, फिर हेटेरोगैमेट बनना जो है वो स्टार्ट हो गया. पहले आइसोगैमेट बने हैं, फिर इसके बाद जो है वो हेटेरोगैमेट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर मोटाइल मेल गैमेट बने और नॉन मोटाइल जो है वो फीमेल गैमेट बने. अब यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक ही तरह के हमें जो है वो गैमेट्स नजर आ रहे हैं. इन्हें हम क्लेडोस्पोरा जो है वो गैमेट्स कहते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ एल्गी. और यहाँ पे आपको ये 2 डिफरेंट जो है वो गैमेट्स नजर आ रहे हैं. खासतौर पर अगर आप ये ह्यूमंस के अंदर देख पाए तो ये स्पर्म्स हैं और ये ओवम है. ओवम साइज के अंदर आपको बड़ा नजर आ रहा है, स्पर्म्स आपको साइज में जो है वो स्मॉल नजर आ रहे हैं. ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिलेटेड आपको स्पर्म्स नजर आ रहे हैं. ये नॉन मोटाइल ओवम होता है, ये मोटाइल होते हैं. इसकी वजह ये है कि जो ओवम है इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये स्टोर होते हैं और ये आगे यूज होते हैं. फर्दर डिवीजन जब होती है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है, सो ऑनवर्ड, तो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट जो है वो यूज होते हैं. जो स्पर्म्स होते हैं इन्होंने मूव करना होता है, लिहाजा ये न्यूट्रिएंट को इतना ज़्यादा स्टोर नहीं करते,
थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इनके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होता है जिन्हें ये यूटिलाइज करते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट के साथ ये भी लोडिंग हो जाए, इनके अंदर भी ये लोडेड हो जाए विद न्यूट्रिएंट, तो इनकी जो मोटिलिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी। जब ये वेट में ज्यादा हो जाएंगे तो इनका मूव करना या इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे वो फिर पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि नेचर ने इनको इस स्टाइल पे बनाया है और ओवम को इस स्टाइल पे बनाया है, नॉन मोटाइल बनाया है और इसको मोटाइल बनाया है। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजोन और स्पर्म व्हेन दे यूनाइट दे फॉर्म जाइगोट। देयर आर टू टाइप्स। ये आप पहले भी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, एक को हम एक्सटर्नल कहते हैं, दूसरी जो टाइप है वो इंटरनल कहलाती है। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो यूनियन ऑफ गैमेट्स होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर जो यूनियन ऑफ गैमेट्स है ये फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं, इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो बॉडी के बाहर गैमेट्स जो हैं वो यूनाइट हो रहे हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एम्फीबियंस हैं, इक्वेटिक एनिमल्स हैं, और यहाँ पे भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेल, लेकिन जो फीमेल है वो एग जो है वो रिलीज करती है वाटर के अंदर। अब यहाँ पे ये जो मेल्स होते हैं ये काफी ज्यादा तादाद में स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, और ये इसलिए रिलीज करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुमकिन हो सके या उसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ सके। क्योंकि नंबर ऑफ जो मेल गैमेट और स्पर्म्स होते हैं ये ज्यादातर जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रीडेटर इन्हें जो है वो बतौर खुराक के यूज कर लेते हैं। यही वजह है कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ये ज्यादा सेफ आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये कम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Sexual reproduction in animals require two members of the opposite sex, male and female. Each one has different reproductive organs. These are called gonads. Depending on the type of gonads, animals can be unisexual भी हो सकते हैं और hermaphrodite भी हो सकते हैं। Unisexual का मतलब क्या है कि जिसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों अलग हों और अलग अलग जो है ये गैमेट्स बनाएं। हर्मैफ्रोडाइट के अंदर एक ही इंडिविजुअल होता है, वो बतौर मेल भी काम कर रहा होता है उसमें और बतौर फीमेल भी काम कर रहा होता है। उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर बन रहे होते हैं। इस कंडीशन को हम हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। आप यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ओविपेरस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन टेरेस्टेरियल कंडीशंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द फीमेल बॉडी where fertilization occur। ओविपेरस के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओविपेरस जो कंडीशन है ये किन के ऊपर जो है वो लागू होती है, जो टेरेस्टेरियल कंडीशन में रहते हैं या टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल जो होते हैं ये फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। This may lead to external development as in reptiles and birds. They lay shelled eggs to protect the developing embryo from harsh terrestrial conditions. ये इक्वेटिक जो फर्टिलाइजेशन थी या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी इससे कहीं बेहतर होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होती है। इसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो शेल प्रोड्यूस करती हैं और उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो शेल्ड जो एग्स होते हैं ये ले डाउन होते हैं और फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। इस कंडीशन को हम ओविपेरस कंडीशन कहते हैं। जितने भी बर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे ओविपेरस ही हैं। नेक्स्ट है विविपेरस। In mammals, internal fertilization lead to internal development and development of embryo is accomplished inside the female body which gives birth to young ones. Such animals are called viviparous. इन मैमल्स के अंदर, ये मैमल्स की एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं विविपेरस के अंदर। इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। इसके अंदर प्लेसेंटा बनता है जो कि यंग वंस और मदर के दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो पैदा करता है, जिसके थ्रू माँ और बच्चे के दरमियान में
खुराक का तबादला होता है और अदर जो चीजें हैं गैसेस वगैरह उनका जो है वो एक्सचेंज होता है। और जब यंग वंस जो है वो मैच्योर कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर उसकी बर्थ होती है। तो ये बच्चे देने वाले जितने ये मैमल्स हैं ये सारे के सारे जो है वो विविपेरस कहलाते हैं। नेक्स्ट है ओवोविविपेरस। In some mammals like duckbill, platypus and spiny and teeter, internal fertilization leads to internal development of young one in a shelled egg, and when development is completed, shelled egg is laid on which hatches to offspring. This is called ovoviviparous condition. ये एक नई कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है, लेकिन इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे के सारे जो है वो एग के अंदर ही स्टोर होते हैं और वही यूज करके उसकी डेवलपमेंट होती जाती है। जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो ये एग्स को ले डाउन करती हैं ऐसे टाइप ऑफ एनिमल्स, और उनसे फिर आगे जो है वो नया ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को ओवोविविपेरस कंडीशन कहते हैं। विविपेरस एंड ओवोविविपेरस एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। Nourishment is provided either through the stored food in the form of egg ovoviviparous condition में और through the placenta viviparous condition के अंदर। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम एक जो है वो इनका डिफरेंस देख रहे हैं कि ओविपेरस जो होते हैं ये एग ले डाउन करते हैं बॉडी के बाहर। ओवोविविपेरस के अंदर एग ले डाउन होते हैं, लेकिन जब उनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर ये एग्स ले डाउन करते हैं। न्यूट्रिएंट जो है वो एग के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू लेते हैं विविपेरिटी जो है वो कंडीशन के अंदर। आगे नीचे इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लास्ट पे हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में जो है वो कंपैरिजन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जनरली डिस्टिंग्विश्ड इनटू मेल एंड फीमेल ऑफ गैमेट्स। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो गैमेट्स का होना जरूरी है, मेल एंड फीमेल गैमेट। न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम वन सेल और वेजिटेटिव बॉडी पार्ट ऑफ द वन पेरेंट। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम जाइगोट और फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स व्हिच मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट। हाँ, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो गैमेट्स हैं वो दो तरह के ही प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वन इंडिविजुअल जो होता है, इससे आगे एक नया इंडिविजुअल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें एक पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसके अंदर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, जैसे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन को हमने डिस्कस किया था। न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, नए बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एदर ऑफ टू पेरेंट्स। माँ और बाप उनके जो हैं फादर और मदर, उनसे ये डिफरेंट होंगे। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस। इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It does not introduce variability, hence has no evolutionary importance. It introduces variability and is hence of evolutionary importance. यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो प्राइमरी आप कह सकते हैं कि उसकी नीड है। गोनेड्स जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी है, तो ये प्राइमरी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, ताकि उनके अंदर फर्दर मेल और फीमेल गैमेट्स बन सके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी किस्म की वेरिएशन नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आती हैं। आप लोग मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होते हैं, और वो जो सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम के जब चेंज होते हैं तो उनसे वेरिएशंस आती हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एवोल्यूशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और लास्ट पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस।
नंबर 2 व्हाट इज एपोमिक्सिस, और नंबर 3 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। नंबर 4 राइट 4 डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 5 define oviparous, viviparous and ovoviviparous with example. Thank you. Allah Hafiz.